तो देखो हम लोग बायोलॉजी में पढ़ लिए थे कहाँ तक, 5 चैप्टर तक पढ़ लिए थे, यानी नियंत्रण और समन्वय तक पढ़ लिए थे। अब देखो बायोलॉजी को थोड़ा दिन के लिए रोक दिए हैं, अब थोड़ा हम लोग केमिस्ट्री उठा लिए, ठीक है। तो केमिस्ट्री को आज से हम लोग पढ़ेंगे, जो पहला चैप्टर है, जो भी पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से भी होगा उन्हीं को हम पढ़ाएंगे, पूरे डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला चैप्टर जो है ना केमिस्ट्री का, वो है रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये पहला चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें अभिक्रिया से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उन सभी को हम लोग जानेंगे, ठीक है। पहले से तो देखो, तो जो हमको सबसे पहले इसमें क्या जानना है, रासायनिक अभिक्रिया कहते किसको है। तो देखो अभिक्रिया वैसे मूल रूप से हम लोग अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं, बहुत सारा उपयोग होता है इसका। अगर देखते हो खाना बनाता है कोई भी आदमी, तो चावल पहले चावल लेता है, फिर वही कुछ देर बाद जब हम लोग बनाते हैं उसको, तो वही क्या किसका रूप ले लेता है, भात जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो बदल जाता है। इसी को तो हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी देखो रासायनिक अभिक्रिया का अगर हम लैंग्वेज में अगर परिभाषित करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो जब कोई भी पदार्थ अकेले या किसी और से, किसी दूसरे पदार्थ से संयोग करके, देखो खुद से भी संयोग करता है या किसी दूसरे पदार्थ से भी मिलकर संयोग करता है, उसके बाद जो कुछ नया पदार्थ बनता है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। यानी ये पूरे प्रक्रिया ही क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया। देखो यहाँ पे हम लिख भी दिए थोड़ा थोड़ा पॉइंट में कि देखो जब कोई पदार्थ अकेले या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के आपस में क्या करता है, अभिक्रिया करता है और नए गुण वाले कोई दूसरा पदार्थ का निर्माण करता है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे अगर एग्जांपल में ले लेंगे, देखो H2 मतलब हाइड्रोजन, Cl2 मतलब क्लोरीन, ये बनाया क्या, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको बोलते हैं, या हाइड्रोजन क्लोराइड भी हम लोग इसको बोलते हैं। तो देखो ये हाइड्रोजन अलग है, क्लोरीन अलग है, अब ये दोनों मिलकर बना हाइड्रोक्लोरिक, तो ये बन गया अम्ल। अब देखो इसका गुण एकदम अलग होगा, इसीलिए कहा है कि अकेले या किसी और के साथ अभिक्रिया करके नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, ठीक है। जब कभी भी नया गुण वाला पदार्थ बनता है तो इस पूरे प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। देखो एक है ये कैल्शियम कार्बोनेट, नाम याद रखना, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। जब देखो ये टूटता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, यानी इसी को हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर या मार्बल, इसी को हम लोग बोलते हैं। तो इसका नाम याद रखना, ये कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, इसको कली चूना भी कहते हैं, इसको ध्यान रखना। ये तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में परिवर्तित हो गया तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, ये आगे बताएंगे तीर कहाँ देना है। ये सब संकेत है कि कोई भी चीज ठोस है, द्रव्य है, गैस है, तो जहां ऊपर लगे रहे समझ जाना क्या है, गैस है, नीचा लगे रहे मतलब अब छेप है, ठोस है, एस लगा रहता है तो सोलिड मतलब ठोस, जी लगा रहेगा तो गैस, जी भी दिया जाता है उसके आगे, तो आगे देखेंगे संकेत में। तो देखो रासायनिक अभिक्रिया में कुछ भी नहीं, ये कभी कभी पूछ देता है, परिभाषा इसका पूछेगा तो परिभाषा सीधा लिखना, अकेले जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करता है तो नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। एक दो एग्जाम्पल दे देना, ठीक है। अब देखो जो अगला है इसका मेन पॉइंट इस चैप्टर का, वो है रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता, यानी इसका गुण क्या सब है, इसकी विशेषता क्या है। तो देखो इसका विशेषता, देखो ये गैस की उत्पत्ति को दर्शाता है। इसकी क्या विशेषता है, देखो जैसे जब कोई पदार्थ क्या करता है, आपस में संयोग करता है तो उससे क्या निकलता है, गैस निकलता है। ये इस रासायनिक अभिक्रिया के प्रक्रिया द्वारा ही हम लोग देख सकते हैं। इसीलिए इसकी एक विशेषता है कि जब कोई पदार्थ क्या करता है, संयोग करता है, तो क्या निकलता है, गैस की उत्पत्ति होता है। जैसे देखो ना, जब हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या किया, संयोग किया, कार्बन डाइऑक्साइड जब क्या हुआ, टूटा, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना, तो इसमें गैस की उत्पत्ति हुआ। देखिए दूसरा कहता है अवक्षेप का बनना। अब देखो अवक्षेप मतलब पता है ना, अवक्षेप जैसे कोई भी चीज के ऊपर मतलब छन्ना जैसे निकलता है, जैसे चाय बनाते हो तो उसमें से चाय पत्ती को हम लोग अलग करते हैं, तो वो क्या है, उसका अवक्षेप है। अवक्षेप हमेशा ठोस रूप में रहेगा। जैसे देखो एक एग्जांपल बता, सोडियम क्लोराइड, जो सोडियम क्लोराइड होता है NaCl, इसमें जब हम सिल्वर नाइट्रेट को मिला देते हैं, AgCl को मिला देते हैं, तो अवक्षेप देखो NaCl है ना, AgCl है तो Na क्या होगा, सिल्वर नाइट्रेट था नहीं जी, AgCl नहीं, सिल्वर नाइट्रेट, हाँ देखो तो NaNO3 बन जाएगा, ठीक है, यानी सोडियम नाइट्रेट, इधर AgCl बन जाएगा, AgCl, यही सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप बनता है। यानी अवक्षेप को हम लोग नीचे की तरफ दर्शाते हैं, ये है क्या, अवक्षेप का बनना। तो देखो ना, ये भी तो एक रासायनिक अभिक्रिया हुआ ना, इससे ये नया पदार्थ बना ना, नया पदार्थ में ये अवक्षेप के रूप में निकला कि नहीं। तो ये सब एग्जाम्पल इसमें और दे सकते हो। गैस की उत्पत्ति में पढ़ा होगा कि जब कोई भी धातु को हम लोग क्या करते हैं, अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो इसमें गैस की उत्पत्ति में ये भी उदाहरण, कोई भी मान लो कि जिंक ले लो,
Zn ले लो, उसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाल दो, हाइड्रोजन गैस उसमें से निकलेगा, निकलेगा कि नहीं। जैसे देखो ना, कुछ भी ले लो, यहाँ पर देखो जिंक एक क्या हो गया, धातु, इसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में मिला दिए, ठीक है। इसको देखो अभिक्रिया करेगा तो जिंक क्लोराइड बनेगा ZnCl, प्लस ये बच गया H, तो H2, यानी यही तो गैस के रूप में बाहर जाता है, समझ गया। तो इस तरीके से हम लोग इसकी क्या कर सकते हैं, विशेषता उनको बस याद रखना है। अगर बोले 5 नंबर में या 3 नंबर में तो कुछ कुछ इसके आगे लिख देना है, नहीं 2 मार्क में रहे तो सिर्फ इसकी विशेषता क्या करना है, लिख देना है। तीसरा क्या है, रंग परिवर्तन। देखो अब कुछ ऐसा रासायनिक अभिक्रिया होता है जिसमें क्या होता है, उसका रंग में परिवर्तन हो जाता है। जैसे एक पोटेशियम परमैंगनेट का एक विलयन लोगे ना, ये पोटेशियम परमैंगनेट बैगनी रंग का होता है। कैसा होता है, बैगनी रंग का पोटेशियम परमैंगनेट। उसमें जब हम लोग क्या करते हैं, नींबू को निचोड़ते हैं ना, नींबू का रस उसमें जो डालते हैं ना, तो वो बैगनी रंग का रहता है, उसका बैगनी रंग धीरे 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 गायब होने लगता है। तो इससे क्या पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया से क्या होता है, रंग में भी परिवर्तन होता है। यहाँ प्रैक्टिकल करने वाला सामान नहीं है जो हम दिखाएंगे। तो देखो अगला है ताप में परिवर्तन। देखो कुछ ऐसा रासायनिक अभिक्रिया होता है जिसमें क्या होता है, उसके ताप में परिवर्तन होता है। देखो या तो रासायनिक अभिक्रिया के बाद उसका ताप खूब बढ़ जाएगा या खूब घट जाएगा। जैसे इसका जब अभिक्रिया हम कैल्शियम कार्बोनेट का अभिक्रिया हम किससे कराते हैं, जल के साथ कराएंगे ना, तो उसका ताप बढ़ जाता है। नहीं देखते हो चूना में जब हम लोग क्या कर देते हैं, पानी डाल देते हैं तो कितना गर्म हो जाता है, तो वही है इसका, समझ गया। तो उसमें क्या हुआ, बढ़ गया। और जब रासायनिक अभिक्रिया का ताप बढ़ जाता है तो उसको हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी, याद रखना है इसको, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी। देखो तो ऊष्माक्षेपी किसको कहेंगे, कभी कभी पूछता है ये भी। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसा अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का क्या हो जाता है, ताप बढ़ जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी। और ऊष्माशोषी एक और वर्ड है, ऊष्माशोषी, यानी ये हो गया ये कि जब अभिक्रिया का ताप घट जाएगा, यानी मान लो कि कोई गलास में अभिक्रिया तुम करा रहे हो, ठीक है, और उस गलास को छुएगा ना तो तुमको ठंडा लगने लगेगा, हाथ ठंडा लगेगा, यानी वो गिलास ठंडा लगेगा। तो ठंडा लगेगा इसका मतलब क्या, इसका ताप घट गया। अगर ताप बढ़ गया तो इसका मतलब गर्म लगेगा, और ताप घट गया इसका मतलब ठंडा लगेगा। तो जब अभिक्रिया का क्या होता है, ताप घट जाता है तो ऊष्माशोषी, और ताप बढ़ जाता है तो ऊष्माशोषी। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब देखो एक होता है अवस्था में परिवर्तन, एक इसकी विशेषता है अवस्था में परिवर्तन, यानी जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उससे अवस्था में भी परिवर्तन, यानी ठोस से द्रव में बन जाएगा, द्रव से गैस में, यही नहीं अवस्था होता है पदार्थ का, ठोस द्रव गैस ये। तो देखो अवस्था में परिवर्तन हम लोग कहाँ देखते हैं, तो मोमबत्ती को जब हम लोग जलाते हैं तो देखते हो मोम जो रहता है ठोस खड़ा रहता है, जिसमें वही ना है मोम, वो पिघल पिघल करके कहाँ चला जाता है, नीचे जाता है। और कुछ क्या होता है, गैस रूप में परिवर्तित हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है। तो उसमें देखो ना, ठोस मोम द्रव में बदला और गैस में बदल गया। यानी इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं, अवस्था में भी क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो ये इसके 5 विशेषता ध्यान रखना। पहला विशेषता गैस की उत्पत्ति, अवक्षेप का बनना, दूसरा, तीसरा रंग में परिवर्तन, चौथा ताप में परिवर्तन, पांचवा अवस्था में परिवर्तन। हो सकता है पूछ दे 1-2 मार्क में, इसलिए इसको ध्यान रखना अच्छे से। अब देखो अगला जो पॉइंट है इसका वो है रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गया कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ या खुद अकेले ही किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके नए गुण वाला पदार्थ बनाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। अब देखो इस रासायनिक अभिक्रिया को ना लिखने के लिए हम लोग रासायनिक समीकरण का इस्तेमाल करते हैं। अब मान लो कि कह रहा है कि जब हाइड्रोजन को हम क्लोरीन में मिलाते हैं, फिर उसको प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं, उसके बाद बनता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब इसको हम लोग लिखेंगे तो 3-4 पन्ना जाएगा, 3-4 लाइन जाएगा, लेकिन उसी को जब हम समीकरण के रूप में व्यक्त करेंगे तो 1 लाइन में हो जाएगा। तो देखो रासायनिक समीकरण का परिभाषा क्या होगा, तो जब हम क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों और सूत्रों की सहायता से उसको क्या कर देते हैं, व्यक्त कर देते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं रासायनिक समीकरण। यानी रासायनिक अभिक्रिया को उसके संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से व्यक्त कर देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, रासायनिक समीकरण। जैसे देखो अगर हम इसको लिखेंगे किसको, हाइड्रोजन और क्लोरीन को, तो हम क्या लिखेंगे, ये देखो प्रकाश की उपस्थिति में ये संभव होता है, ठीक है। देखो हम लिखेंगे इसको लाइन में कैसे, देखो जब हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ प्रकाश की उपस्थिति में मिलाकर रख देते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, इसको हम लोग लिखे, ठीक है। जब इसको हम लोग सूत्र की सहायता से व्यक्त किए तो देखो लिख दिए तो वो तो बहुत मतलब टाइम खींचेगा हमारा, लेकिन संकेत की सहायता, हाइड्रोजन का सूत्र हम लोग जानते हैं H, हाइड्रोजन अणु कभी भी भाग लेगा तो H2, क्लोरीन का Cl2, तीर दे दिए उस पर लिख दिए प्रकाश, इससे ये पता चल रहा है कि ये प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रहा है।
तब बन गया क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो देखो तो इसको हम मात्र इतना में लिख दिया, इसी को हम लोग शब्द में लिखते तो कितना में होता, 3 लाइन में 2 लाइन में कम से कम होता कि नहीं, प्लस टाइम जाता वो भी। इसीलिए रासायनिक समीकरण का यूज किया जाता है, समझ गया। तो रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे, जब पदार्थों को या अभिक्रिया मिश्रण के पदार्थों को जब हम लोग क्या करते हैं, संकेतों और सूत्रों की सहायता से व्यक्त करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, रासायनिक समीकरण। अब देखो रासायनिक समीकरण में 2 पार्ट, बहुत चीज होता है वैसे। जो पदार्थ भाग लेता है, ठीक है, जो पदार्थ क्या होता है, भाग लेता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, तो भाग लेने वाले पदार्थ को, यानी जो बायां तरफ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में रिएक्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, जैसे हम लोग भात बनाएंगे, ठीक है, तो उसमें चावल पानी लेंगे कि नहीं लेंगे, तो चावल पानी को मिलाए तब ना उसको आग में दिए, तब ना वो भात बना। तो देखो चावल पानी को मिलाए, इसलिए भाग तो ये लिया ना चावल पानी, इसलिए चावल पानी को हम लोग क्या कहेंगे, अभिकारक। अब बना क्या, भात, बना क्या, भात। तो ये भात क्या हो गया, उसका प्रतिफल, यानी ये भाग लिया तो इसको अभिकारक, ये निकला तो इसको प्रतिफल, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना ना, हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिला करके क्या निकला, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लेकिन हुआ किसके उपस्थिति में, प्रकाश के उपस्थिति में ना, तो उसको तीर के ऊपर हम लोग दर्शा देते हैं। जैसे चावल भात बना किसके उपस्थिति में, प्रकाश उष्मा की उपस्थिति में, तो हम लोग उष्मा डाल देते हैं उसमें। अगर हम यहाँ पर चावल पानी लिखते, यहाँ पे लिखते भात, यहाँ के ऊपर लिख देते क्या, उष्मा, लिख सकते थे ना। अब देखो ये तीर जो है ना, तीर क्या बताता है पता है, तीर दिशा बताता है कि अभिक्रिया उस दिशा में हो रहा है, ठीक है। ये तीर क्या बताता है, दिशा, कि अभिक्रिया उस दिशा में हो रहा है। और तीर के ऊपर जो हम लोग लिखते हैं ना, उसको उत्प्रेरक बोलते हैं, यानी वो किस स्थिति में हो रहा है, किस दशा में हो रहा है, उस चीजों को हम इसके ऊपर लिखते हैं। जैसे प्रकाश की उपस्थिति में होता है प्रकाश लिख दिए, कुछ और की उपस्थिति में होता तो कुछ और हम लोग लिख सकते थे, ठीक है, वो लोग आगे देखेंगे हम लोग। तो रासायनिक अभिक्रिया में, सॉरी, रासायनिक समीकरण में कोई दिक्कत, यानी जब पदार्थों को हम लोग उसके संकेतों और सूत्रों की सहायता से व्यक्त करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के पदार्थों को संकेतों और सूत्रों की सहायता से व्यक्त कर देते हैं, तो क्या कहते हैं उसको, रासायनिक समीकरण। जैसे में हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलाए प्रकाश की उपस्थिति में, क्या बना, हाइड्रोजन क्लोरीन, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी हम लोग इसको कह सकते हैं। अब देखो, भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक, बनने वाले पदार्थ प्रतिफल, कोई दिक्कत। तीर क्या बताता है, दिशा, इतना ध्यान रखना। अब देखो संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण, ये बहुत बार पूछता है, संतुलित करने के लिए पूछेगा ही पूछेगा। तो सबसे पहले थोड़ा बहुत हम लोग उसका परिभाषा और विषय जान लेते हैं, फिर हम लोग इसका क्या करेंगे, मतलब कैसे संतुलित करना है उसको हम लोग सीखेंगे, ठीक है। देखो संतुलित और असंतुलित रासायनिक, संतुलित रासायनिक समीकरण उसको कहेंगे जब क्या होगा, अभिकारक और प्रतिफल के परमाणुओं की संख्या क्या होगा, समान होगा। जैसे देखो ये अभी अणु में है, ठीक है, क्या है, अणु में है, परमाणु संख्या को अलग अलग हम लोग गिनती करेंगे। जैसे देखो 2 परमाणु मिलकर क्या बनाया, अणु, इसमें कितना हाइड्रोजन का परमाणु है, 2, इधर कितना है, क्लोरीन का 2, तो टोटल परमाणु कितना हो गया, 4, टोटल कितना हो गया, 4, मतलब 4 टोटल हो गया। लेकिन अलग अलग देखेंगे तो क्या देखेंगे, इसमें इसका 2 और इसका 2। अब थोड़ा उधर देखते हैं हम लोग, इधर देखो ये 2 जो है दोनों के पहले है, इसका मतलब 2 गो हाइड्रोजन भी है, 2 गो क्लोरीन भी, यानी इसकी भी संख्या 2 और इसकी भी संख्या 2। तो देखो इधर भी टोटल कितना हो गया, 4, इधर भी टोटल कितना, 4। देखो तो परमाणु संख्या समान है कि नहीं दोनों तरफ। और जब परमाणु संख्या समान रहे दोनों तरफ, तो इसी को तो हम लोग कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण, यानी ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों तरफ, यानी तीर के दोनों तरफ ये परमाणु की संख्या क्या रहता है, समान रहता है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, संतुलित रासायनिक समीकरण। कोई दिक्कत, संतुलित में, असंतुलित में समान नहीं रहेगा, यानी ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों तरफ यह परमाणु की संख्या समान नहीं होता, यानी असमान रहता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण। कोई दिक्कत। जैसे देखो ना यहाँ पर भी हमने एग्जाम्पल दे दिया, इधर क्या है, टोटल 4 है, इधर भी टोटल 4, हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत, यानी 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन, कोई दिक्कत इसमें। अब देखो अलग अलग देख लेना, वैसे हाइड्रोजन भी इधर 2, इधर भी हाइड्रोजन 2, इधर भी क्लोरीन 2, इधर भी क्लोरीन 2, क्यों, क्योंकि इसके पहले अलग अलग देखा जाता है संतुलित में, बताएंगे आगे। अब देखो रासायनिक अभिक्रिया जो होता है ना, इस रासायनिक अभिक्रिया में न तो पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है, और न ही नाश होता है, यानी जितना अनुपात में इधर लगाए रहोगे उतना ही अनुपात में तुमको निकलेगा भी, यानी जितना अनुपात में ये रहेगा उतना ही में ये भी निकलेगा, यानी उसके भार के बराबर होता है। जैसे देखो हम इसी को चेक कर दें, जैसे हाइड्रोजन का कितना भार होता है, एक हाइड्रोजन परमाणु का 1 भार, तो 2 हाइड्रोजन परमाणु का कितना हो गया, 2 ग्राम। क्लोरीन का 1 का होता है 35
0.5, लेकिन 35 भी माना जाता है। चलो हम 35 से मान देते, तो 35 दूनी कितना हो गया 70, टोटल कितना हो गया देखो तो 70 2 72 हो गया। अब इधर भी जोड़ो, देखो बराबर आएगा। हाइड्रोजन का कितना देखो, इधर 2 है तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो गया 2 गुने 1, यानी 1 हाइड्रोजन है ना, 2 हाइड्रोजन है ना, इसीलिए 1 का तो 1 ग्राम होता है। प्लस क्लोरीन का कितना 35, कितना हो जाएगा, सॉरी 2 गुने 35 होगा, 2 क्लोरीन भी है ना, तो कितना हो गया 35 दूनी 70, इधर 2 कितना हो गया आया, देखो तो बराबर। इसीलिए कहा जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया में न तो पदार्थों का नाश होता है न ही निर्माण। देखो ना, जितना लगाए उतना ही हमको निकला, कोई अंतर हुआ। इसीलिए ये पॉइंट याद रखना, रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों का न तो निर्माण होता है और न ही नाश होता है। हमको लगता है ना कि 1 किलो चावल लगा दिए तो निकल गया है 5 किलो, ऐसा नहीं होता है। सेम चीज है, देखो ना, सब चीज मिलाकर, पानी भी जोड़ोगे ना तुम, लेकिन हम लोग क्या करते हैं खाली चावल को देखते हो, 4 किलो चावल लग लिया 5 किलो भात निकल गया, ऐसा नहीं होता है, उसमें पानी को भी जोड़ा जाता है। ठीक है, तो सब कुछ को देखकर तब अधिक। अब देखो अगला जो पार्ट है वह संतुलित और असंतुलित करना सीखेंगे। देखो असंतुलित रासायनिक समीकरण का उपयोग कहीं नहीं है, पूरे रसायन शास्त्र में कहीं तुमको इसका उपयोग नहीं मिलेगा। इसके उपयोग करने से ये मतलब जो चीज बनाना चाहेंगे वो उपयोग नहीं होगा, क्योंकि देखो अलग अलग रहेगा, यानी परमाणु संख्या समान रहेगा, तो फिर वो हमको पता नहीं ना चलेगा जी क्या बनाना है, क्या बन जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा। इसीलिए असंतुलित रासायनिक समीकरण का उपयोग कहीं नहीं मिलता है। इसलिए असंतुलित को किसमें बदलना है, संतुलित करना है। हमेशा पूछेगा भी तुमको एग्जाम में यही कि असंतुलित रासायनिक समीकरण दे दिया जाएगा, कहेगा संतुलित कीजिए, नहीं तो कहेगा जांच कीजिए कि क्या ये संतुलित है, अगर नहीं है तो इसको संतुलित कीजिए। तो इसको हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे, संतुलित करना बहुत अच्छे से, क्योंकि हर बार 1 न 1 2 न 2 रहबे करता है, इसलिए इसको अच्छे से ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, फटाफट एक बार रिवीजन मार दो। रासायनिक अभिक्रिया किसको कहेंगे, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ क्या करता है, संयोग करता है, तो नए गुण वाले पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, रासायनिक अभिक्रिया। उदाहरण में दे देना, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या है, गैस की उत्पत्ति, अवक्षेप का बनना, रंग परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। अब तीसरा जो है वो क्या है, रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या किया, जब हम रासायनिक अभिक्रिया को उसके संकेत और सूत्रों की सहायता से दर्शा दिए तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक, बनने वाले पदार्थ को प्रतिफल, और तीर क्या दिखाता है, दिशा दिखाता है किधर हो रहा है। अब देखो रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के, एक संतुलित और एक असंतुलित। जब रासायनिक समीकरण के दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या होगी, समान, तो उसको संतुलित रासायनिक समीकरण, और जब असमान होगा तो उसको असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और जब रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, पदार्थों का न तो निर्माण होता है और न ही नाश होता है। इतना पॉइंट को ध्यान रखना। दो ये छोटा पार्ट है, इसको आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आगे अगले क्लास में देखेंगे।